अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट पेन इज़ बेसिकली अ सिम्टम जो कि पेशेंट आएगा आपके पास प्रेजेंट करेगा अगर चेस्ट पेन के साथ, तो आपने कौन कौन से डिफरेंशियल्स बनाने हैं और उनको किस तरह से रूल आउट करना है, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, ये अब हम स्टार्ट करने लगे। ठीक है, चेस्ट पेन के बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल्स हैं, जो मैंने लिखे हैं उससे भी ज़्यादा है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम देखेंगे कि हमने उनको किस तरह से रूल आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद CHD। व्हाट इज़ CHD? कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि जो एंजाइना की दो टाइप्स हैं, दैट आर स्टेबल एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना। उनमें से जो स्टेबल एंजाइना है, ठीक है, जो कि एक्सर्शन के साथ होता है, यानी पेशेंट ये बताएगा कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ या मैं चलता फिरता हूँ या मैं भागता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है और मुझे सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी वो दर्द इस तरह से भी होता है कि वो जो है वो जॉ तक या मेरे लेफ़्ट आर्म तक चला जाता है, तो डेफ़िनेटली वो एंजाइना का ही केस है। लेकिन स्टेबल एंजाइना वो होता है जो एक्सर्शन के साथ होता है, और अनस्टेबल एंजाइना वो होता है जो कि रेस्ट पे होता है। ठीक है, तो CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है ये आपका कौन से टाइप ऑफ एंजाइना को अकाउंट करता है, या आपका स्टेबल एंजाइना को करता है। ठीक है, CHD के अंदर स्टेबल एंजाइना की हम सारी चीज़ें देखेंगे, जबकि ACS मीन्स एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इसके अंदर जो है दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपका अनस्टेबल एंजाइना आ जाता है जो कि रेस्ट पे होता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है। तो वो दोनों चीज़ें ACS में लिखते हैं। ठीक है, ये बुक में इसके अकॉर्डिंग उन्होंने इन टर्म्स के अंडर लिखा हुआ है, वरना हम जनरली भी इसमें एंजाइना MI लिख सकते हैं। ठीक है, बल्कि जनरली भी अगर किया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, CHD से स्टार्ट करते हैं। आपके पास पेशेंट आ गया है, ठीक है, स्टेबल एंजाइना का वही केस है। ज़ाहिर है सबसे पहले तो थोड़ी सी आप हिस्ट्री लेंगे ना उससे, वो तो सिर्फ आपको ये बताएगा आगे कि मुझे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, और वो पेन जो है वो बहुत शार्प पेन है, और वो मेरे लेफ़्ट आर्म में भी जा रहा है और इवन जॉ तक भी रेडिएट कर जाता है। ठीक है, तो फिर आपने ज़ाहिर है उससे ये हिस्ट्री वगैरह पूछनी है कि जब आप चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब आपको पेन होता है, या बस बैठे बैठे भी आपको किसी भी वक्त अचानक दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ज़ाहिर वो एक्सरसाइज की हिस्ट्री देगा आपको। ठीक है, तो इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह से करेंगे? इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। एक रेस्टिंग ECG होता है, ठीक है, जो कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है, आपने उस टाइम पे उसका ECG करना है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज ECG होता है, ठीक है, जैसे एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट इसके अंदर आ जाता है। इसमें ये होता है कि हम ट्रेडमिल पे पेशेंट को रन करवाते हैं, ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए, और साथ साथ उसकी जो है वो ECG हम मोनीटर कर रहे होते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन से चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग करते हैं, ठीक है, ये परफ्यूजन देखने के लिए कि हार्ट के जो है परफ्यूजन उसमें ठीक है या नहीं। इसके अलावा स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी होती है, ठीक है, और कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। अगर आपने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को लोकेट करना है तो कोरोनरी एंजियोग्राफी भी इसको कहते हैं, आर्टीरियोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब टेस्ट आपने कर लिए, इससे आपको पता चल गया कि आपके पास जो है वो स्टेबल एंजाइना का केस है। ठीक है, अब आपने उसको जो है वो किस तरह से मैनेज करना है, इसकी मैं मैनेजमेंट पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। अदरवाइज़ हर एक का मैं आपको मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर बता दूंगी, क्योंकि चेस्ट पेन तो सबके अंदर ही हो रहा है, बट चेस्ट पेन के साथ पेशेंट कौन सी कंप्लेन कर रहा होगा वो मैं आपको साथ बता दूंगी, लेकिन मेन जो हमारा फोकस होगा वो मैनेजमेंट के ऊपर होगा। ठीक है, तो जो स्टेबल एंजाइना है उसको हमने मैनेज किस तरह से करना है? सबसे पहले तो ज़ाहिर है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वगैरह, ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट लाइन हो सकती है, बट ये प्रिवेंशन है। ठीक है, तो प्रिवेंशन में आपने ये बताना है पेशेंट को कि स्मोकिंग आपने छोड़ देनी है, ठीक है, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइजेज, और अगर और लिपिड प्रोफाइल भी ज़ाहिर उसको करा लेंगे, और अगर हाइपरलिपिडीमिया आ रहा है तो आपने स्टेटिन्स भी उसको दे देने हैं। लेकिन जो पहले हम चीज़ स्टार्ट करते हैं वो एंटी प्लेटलेट्स थेरेपी से करते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्टरी उसकी ब्लॉक हुई हुई है। एंटी प्लेटलेट थेरेपी जो है उसमें आपने एस्पिरिन सबसे पहले देना होता है, ठीक है, और इसके अलावा क्लोपिडोग्रिल, ये दो चीज़ें दे सकते हैं। एस्पिरिन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन एस्पिरिन है, 75 mg एस्पिरिन देते हैं, और जो लोग वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं उनमें फिर हम क्लोपिडोग्रिल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं उसमें नाइट्रेट्स आ जाते हैं, जिसमें ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है, उनको हम लोग ओरली जो है वो नहीं देते, सबलिंगुअली देते हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ओरली आपके GIT से एब्जॉर्ब होना उनका मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसे नाइट्रेट्स हैं जैसे आपके पास आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट वगैरह, वो हम ओरली देते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं नाइट्रेट्स के अलावा। नाइट्रेट्स का मैकेनिज़्म तो सबको पता ही है कि वो वेज़ोडाइलेशन करते हैं, ठीक है, प्री लोड आफ्टर लोड को कम करते हैं, तो किसी हद तक पेशेंट का पेन बेहतर हो जाता है। दूसरी चीज़ है बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स में आप नॉन सेलेक्टिव भी दे सकते हैं, सेलेक्टिव भी, बट सेलेक्टिव आर मोर बेटर। ठीक है,
इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें निफिडिपिन, निकार्डिपिन, वेरापामिल, डिल्टियाज़म ये भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं सिर्फ बताऊंगी। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो निफिडिपिन और निकार्डिपिन है वो आपका रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करते हैं, इसलिए उनको हमेशा बीटा ब्लॉकर्स के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स के बगैर आप बाकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, जैसे डिल्टियाज़म, वेरापामिल वगैरह। ठीक हो गया। फिर पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स में एक ही उन्होंने लिखा हुआ है, एंड दैट इज़ निकोरैंडल। ठीक है, निकोरैंडल जो है वो 10 to 30 mg हम ट्वाइस डेली देते हैं। इसके अलावा IF चैनल एंटेगनिस्ट, इसमें है इवाब्रिडीन। ठीक है, फिर ये सारे वो हैं जो मेडिकल मैनेजमेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो रीवास्कुलराइजेशन प्रोसीजर है, जिसमें हमने वेसल के साथ इधर उसके अंदर बैलून इंसर्ट करना है या स्टेंट डालना है। ठीक है, या फिर हमने बाईपास करना है, तो वो सारी रीवास्कुलराइजेशन के अंदर आ जाते हैं। उसमें पहला PCI है, यानी परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि ACS जब हम करेंगे स्टेबल एंजाइना MI, उसमें भी ऑलमोस्ट यही मैनेजमेंट है, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोग्राफी हम करते क्या है, इसमें पहले तो एंजियोप्लास्टी भी करते हैं, यानी कि हम बैलून की मदद से उस वेसल को खोलते हैं और स्टेंट उसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो ओपन ही रहे। ठीक है, ऑक्लूड ना हो। तो इसकी इंडिकेशंस ये हैं कि अगर तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है और ST एलिवेशन भी है, जैसे MI के अंदर होती है, ठीक है, तब भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ों के अंदर हो सकता है PCI जो है। फिर हमारे पास ये है कि अगर 3 वेसल डिजीज़ है, ठीक है, तो तब भी कर सकते हैं, और स्टेबल एंजाइना के अंदर करते हैं ताकि सिम्टोमेटिक रिलीफ आ जाए। कॉम्प्लिकेशंस में ज़ाहिर है ब्लॉक हो सकती है आर्टरी, ठीक है, या फिर रीस्टेनोसिस हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास पे। जो बाईपास है उसमें ये होता है कि आपने ज़ाहिर है कोई ग्राफ्ट लिया, ठीक है, मोस्ट कॉमनली सेफेनस वेन का ग्राफ्ट लेते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, या फिर आप लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी का, या फिर आप रेडियल आर्टरी, इन तीनों चीज़ों का ग्राफ्ट ले सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो आर्टीरियल ग्राफ्ट्स होते हैं ना, उनकी ज़्यादा अच्छी पेटेंसी होती है एज़ कम्पेयर टू वीनस, तो उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और कैबेज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ज़ाहिर है थोड़ा एंड तक प्रोसीजर हम लेके जाते हैं, एकदम से शुरू में नहीं कर देते, और ये तब करते हैं जब कोई 3 वेसल डिजीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, आपको पता है आर्टरी जो होती है वो सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई कर रही होती है हार्ट को, तो इन केस वो वाली ब्लॉक हो गई है तो यू नीड टू डू दिस प्रोसीजर। ठीक है, क्योंकि वो मेन सप्लाई कर रही है, ठीक है, या आपकी लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई है, तो उसमें आपने करना है। और ज़ाहिर है इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन न्यूरोलॉजिकल वगैरह भी कैबेज के बाद हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमने CHD यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की मैनेजमेंट देख ली है। उसके बाद आते हैं ACS है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। इसमें या तो MI है या तो आपके पास जो है वो एंजाइना है। ठीक है, कौन सा एंजाइना? अनस्टेबल एंजाइना। अच्छा, रूल आउट कैसे करेंगे? अनस्टेबल एंजाइना में पेशेंट ये बताएगा कि बैठे बैठे मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो ज़ाहिर अनस्टेबल एंजाइना की तरफ जाएगा, और इसमें भी पेन जॉ और लेफ़्ट आर्म की तरफ रेडिएट कर सकता है। अगर तो MI का केस है, MI और एंजाइना में ऑब्वियसली पेन एक जैसा ही होता है, MI में थोड़ा ज़्यादा सवेयर होता है, लेकिन एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये होता है कि MI का जो पेन होता है वो 30 मिनट से ज़्यादा तक रहता है, जबकि एंजाइना का पेन 30 मिनट से कम का होता है। तो इस तरह आप MI और एंजाइना को भी रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की जो मैनेजमेंट है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले वाली हैं। ठीक है, यानी जो हमने उसमें पढ़ी हैं स्टेबल एंजाइना में, जो मैंने अभी आपको बताई हैं, लेकिन इसके अंदर ना पेशेंट को बहुत सवेयर पेन हो रहा होता है, क्योंकि उस वक्त ही वो ज़ाहिर है वो एक्सरसाइज वगैरह तो वो करके नहीं आया होता ना कि वो कहे कि मुझे एक्सर्शन पे पेन हो रहा है। तो CHD में तो हमने वो प्लेटलेट्स थेरेपी और उन नाइट्रेट्स वगैरह से डीलिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले आपने एनाल्जेसिक्स से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, एनाल्जेसिक्स में इंट्रावेनियस ओपियोइड्स देते हैं और इसके अलावा एंटीएमेटिक्स देते हैं। फिर एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी में डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं, एक तो एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके प्लेटलेट्स के ऊपर ADP रिसेप्टर्स होते हैं उनको वो ब्लॉकर्स दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्लोपिडोग्रिल प्लस एस्पिरिन दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा टिकाग्रेलर है, प्रोसाइग्रिल है, इसकी आप डोजेस वगैरह देख लीजिएगा, बुक में क्लियरली मेंशन है। मैं सिर्फ आपको मेन बता रही हूँ कि आपने इनको मैनेज किस तरह करना है। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम दे सकते हैं। एंटीकोगुलेशन थेरेपी में हेपरिन जो लो मॉलिक्यूलर वेट आती है हमारे पास, ठीक है, जैसे नॉक्सापैरिन वगैरह, वो दे सकते हैं। फिर एंटी एंजाइनल जो सारी मैंने आपको बताई हैं वो भी ज़ायरस के अंदर आ जाएंगे, नाइट्रेट्स हैं, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह। ठीक है, और रीपरफ्यूजन के लिए PCI इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन कैबिज जो होती है कैबिज जो है वो ज़ाहिर है एक्यूट वाली कंडीशंस में नहीं कर सकते, वो क्रॉनिक में ही करते हैं।
अच्छा, ये हो गया आपका ACS यानी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है। अगली चीज़ आती है एयोटिक डायसेक्शन। एयोटिक डायसेक्शन क्या होता है? एयोटिक डायसेक्शन यानी एयोटा के अंदर टीयर आ रहा है। एयोटिक रप्चर जो है वो थोड़ी सी इससे बाद की टर्म है। यानी एयोटिक डायसेक्शन ये होता है कि आपका जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है ना, ट्यूनिका इंटिमा, ठीक है, नॉर्मली उससे अंदर ल्यूमिन होता है और वहाँ पे ब्लड रन कर रहा होता है, तो वहाँ से ब्लड निकल के ट्यूनिका इंटिमा से ट्यूनिका मीडिया में चला जाता है, तो आपके दो ल्यूमिन बन जाते हैं। एक तो ओरिजिनल ल्यूमिन है और एक जो ट्यूनिका इंटिमा से मीडिया में जब ब्लड चला गया तो उसकी वजह से एक फॉल्स ल्यूमिन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसको एयोटिक डायसेक्शन कहते हैं। बाकी बुक में डिफरेंट टाइप्स बताई हुई हैं, टाइप ए है, टाइप बी है, प्रॉक्सिमल है, डिस्टल है, जो भी है। पायरल मैनेजमेंट पे हमने इसको फोकस करना है। तो मैनेजमेंट इसका इस तरह से है कि अगर तो प्रॉक्सिमल है तो उसको जो है वो आपको इमरजेंसी ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर टाइप बी डायसेक्शंस हैं तो उसको मेडिकली भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रप्चर का चांस है तो तब भी आपको उसको सर्जिकली रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, करते क्या है कि एक तो ज़ाहिर है आपने अगर टाइप बी वाली हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट भी करनी है, ठीक है। उसमें आपने IV बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, इसके अलावा आपने वेज़ोडाइलेटर्स वगैरह दे देने हैं। अच्छा, आयोटिक डायसेक्शन का जो पेन होता है ना, पेशेंट क्या बताएगा? पेशेंट ये बताएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा सवेयर पेन होता है, ठीक है, शार्प टीयरिंग पेन, जिस तरह कोई चीज़ अंदर जो है ना चुभती हुई आ रही है, चुभता हुआ दर्द होता है और वो बैक तक भी रेडिएट करता है, ठीक है। एयोटिक डायसेक्शन की पेन की ये ख़ास बात होती है कि बहुत सवेयर पेशेंट पेन बताएगा और एपिगेस्ट्रिक तक, एपिगेस्ट्रियम रीजन में भी कभी कभी ना वो चला जाता है, ठीक है। और ज़ाहिर है वो बताएगा कि ये बैक तक जा रहा है और बहुत जो है ना शदीद किस्म का दर्द है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? पेरिकार्डाइटिस। अच्छा, एयोटिक डायसेक्शन की एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई हूँ कि आपका जो अनइक्वल ब्लड प्रेशर होता है बिटवीन आर्म्स, ठीक है, क्योंकि एयोटिक ज़ाहिर है वो रप्चर होने को है तो आपकी एक में भी सही जा रहा है, ठीक है, ब्लड, और एक में सही नहीं जा रहा है, या ये भी हो सकता है कि अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है? पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में भी पेशेंट नहीं बताएगा कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है, बट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पेन एक तो डीप इंस्पायरेशन के साथ इंक्रीज़ होता है, ठीक है। पेशेंट ने बताएगा जब मैं गहरा सांस लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और दूसरी ये चीज़ है कि ये पोजीशन के साथ एग्रेवेट होता है, ठीक है, पोजिशनल है। क्यों? क्योंकि हार्ट के गिर्द इन्फ्लेमेशन है ना, जब पेशेंट बैठा हुआ होगा तब ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से उसको ज़्यादा पेन होगा, जब वो लेट जाएगा तो उसकी वजह से, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, जब बैठा हुआ होगा पेशेंट तो उस वक्त उसका पेन रिलीव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड नीचे की तरफ, फॉर एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, पेरिकार्डियम के गिर्द कोई चीज़ है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉन्स्टेंटली करा रही है, तो बैठने से ग्रेविटी की वजह से उसका इफेक्ट कुछ हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। तो पेरिकार्डाइटिस की ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब पेशेंट लेटता है ना सीधा, ठीक है, तो उस वक्त उसको पेन ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो बैठ जाता है तो उसका पेन कुछ हद तक बेहतर हो जाता है। अच्छा, अब पेरिकार्डाइटिस की इन्वेस्टिगेशन आपने किस तरह से करवानी है? इसमें डिफरेंट उन्होंने टाइप्स लिखी हुई हैं, ठीक है, कि कोई सर्जरीज़ के बाद भी हो सकता है, पोस्ट कार्डिक सर्जरी हो सकता है, पोस्ट MI हो सकता है, यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शियस हो सकता है, ठीक है, जिसमें वायरल मेकोकैक्सी वगैरह है, या फिर आपका TB की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको फिर आपने किस तरह से डायग्नोज करना है? ECG करेंगे, ठीक है, आपका जो ST एलिवेशन इसके अंदर आएगी और PR इंटरवल डिप्रेशन, ये दो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, मैनेज किस तरह से करना है? मैनेज इस तरह से करते हैं कि आपने एस्प्रिन देना है, ठीक है, एंसिड्स देने हैं, स्टेरॉइड्स देने हैं, पेन को कम करना है। प्यूरुलेंट एंटी, अगर प्यूरुलेंट है यानी पस भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, यानी इन्फेक्शंस के बाद हुआ है, तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, या पेरिकार्डियोसेंटीसिस भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा सिम्टम्स सेवेयर हो रहे हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलस अगर है TB की वजह से तो आपने एंटी-TB थेरेपी दे देनी है। फिर एक उन्होंने कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस लिखा हुआ है कि हार्ट की गिर्द बहुत ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड है, ठीक है, जैसे राइट साइडेड फेलियर है या इस तरह की कंडीशंस हैं, फ्लूइड ओवरलोड हुआ हुआ है यूरीमिया की वजह से बॉडी के अंदर, तो फिर तो आपका मेन काम ये ना कि आपने डायूरेटिक्स दे के फ्लूइड को निकलवाना है बॉडी से, ठीक है। तो उसका जो डायग्नोसिस होता है उसका एक तो चेस्ट एक्सरे पे होता है जो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, साथ ECG भी करते हैं और इको, ये तीनों चीज़ों पे इसका डायग्नोसिस होता है। ट्रीटमेंट में आपने एक तो अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है, अगर TB की वजह से है या मतलब जो भी कॉज है आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी थेरेपी दे देनी है, प्लस आपने इसके अंदर डायूरेटिक्स देने हैं और फिर पेरिकार्डिडेक्टमी कर देते हैं, यानी कि पेरिकार्डियम को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मॉर्बिडिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं प्लूरल इफ्यूजन। व्हाट इज़ प्लूरल इफ्यूजन? प्लूरल इफ्यूजन ये होता है कि
आपका जो प्लूरल कैविटी है, प्लूरा है, उसके अंदर ज़ाहिर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है। अब उसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, जैसे कि नमूनिया भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह, ठीक है। ये इन्होंने 2 टाइप्स बताई हुई हैं, एक ट्रांसुडेटिव है और एक्सुडेटिव है, ठीक है। हम जो कर रहे हैं वो बहुत जनरल सी हम चीज़ें इसके अंदर अभी हम देख रहे हैं। तो इसमें भी पेशेंट यही बताएगा कि मुझे पेन हो रहा है, ठीक है, सांस अंदर लेने के साथ हो रहा है, और साथ ये बताएगा कि मेरा सांस भी फूल रहा है, ठीक है। और जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको डल परकशन नोट फील होगा, क्योंकि ज़ाहिर फ्लूइड है अंदर, और ब्रेथ साउंड्स भी कम होंगी, ठीक है। डायग्नोज किस तरह से करते हैं, एक तो हम चेस्ट एक्सरे करते हैं इरेक्ट में, ठीक है, पीए व्यू में इसको जो है वो देखा जाता है। और अगर आपको चेस्ट एक्सरे में फ्यूएंस मिली हैं 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ की, तो फिर हम प्लूरल फ्लूइड एस्पायरेशन करते हैं। और अगर नमूनिया की वजह से हो रहा है तो ज़ाहिर एंटीबायोटिक्स लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है, तो फिर आप 2 ऑप्शन हैं, या तो ट्यूब थोरेकोस्टमी कर देते हैं, या फिर आप जो है वो उसकी रेगुलरली ड्रेनेज करते रहते हैं, ताकि पेशेंट के सिम्टम्स कुछ हद तक बेहतर हो जाएँ, ठीक है। कितने हैं, हम हाफ़ कर लेते हैं दोनों पार्ट्स में इसको। अच्छा, ऑलमोस्ट 15 है ना, अभी हमने 5 किए हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज़म पे आ जाते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज़म जो है वो बेसिकली होता है, एम्बोलाई आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और वो कहाँ से आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डीवीटी के बाद होता है, ठीक है, वुमेन के अंदर ही होता है। और डीवीटी के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें एक वर्चुअल स्ट्राइड भी होता है। खैर अगर मैं जनरली आपको बताऊं तो वो वुमेन जो एस्ट्रोजन थेरेपी पे होती हैं, एचआरटी यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे, या सीओसीपीज़ ले रही हैं, ठीक है, या फिर आपके पास जो है उनको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है किसी को, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना बेसिकली जो उसके डीवीटी के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे हॉस्पिटलाइज कोई पेशेंट है, बेड रिडन है, उनके अंदर आपको पता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसके बाद ही पल्मोनरी एम्बोलिज़म जो है वो डेवलप करता है, मोस्टली यही होता है, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटी डीवीटी भी आपको पता होता है, और अपर वाला भी होता है। अपर वाला मोस्ट कॉमनली आईवी ड्रग अब्यूज़र्स के अंदर होता है, और लोअर वाला प्रेगनेंसी या ओबेसिटी में होता है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में ज़ाहिर है पेशेंट यही बताएगा कि मुझे पेन हो रहा है, लेकिन पेशेंट बताएगा कि एकदम से मुझे सांस जो है वो मेरा फूलना शुरू हो गया था, ठीक है, और सांस अंदर लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, साथ खांसी भी है, और कभी कभी खांसी के साथ जो है ना वो मतलब उसमें बलगम में ब्लड भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट बताएगा आपको, और फीवर भी इसके अंदर हो सकता है। अच्छा, इसका डायग्नोसिस जो है वो चेस्ट एक्सरे भी करते हैं, एबीजीज़ करते हैं, ईसीजी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और गोल्ड स्टैंडर्ड है वो इसका है सीटी एंजियोग्राफी। अच्छा, अब उन्होंने एक चीज़ ये लिखी हुई है कि अगर आप डीवीटी का डायग्नोसिस कर लेते हैं ना, डीवीटी के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर डीवीटी का डायग्नोसिस हो जाता है और पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप विदाउट गोइंग इनटू एनी इन्वेस्टिगेशन आप बता देंगे कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज़म ही है, ठीक है। लेकिन इन केस उसको आपने मज़ीद ज़ाहिर है अगर डायग्नोस करना है तो सीटी एंजियोग्राफी या पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, और ये दोनों जो होते हैं ये गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, डी डाइमर्स एक टेस्ट होता है, ठीक है, वो भी हम इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो है ना वो मतलब इतने अच्छा नहीं है वो। मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, तो आपने पल्मोनरी एम्बोलिज़म को ट्रीट कैसे करना है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स देने होते हैं इसके अंदर, ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक्स देने होते हैं। इसके अलावा वारफेरिन थेरेपी या एंटीकोगुलेंट के एक और क्लास है जिनमें ज़ैबन्स आ जाते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नमूनिया। अब नमूनिया में भी पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आएगा, लेकिन ज़ाहिर है उसको वो कहेगा कि मुझे खांसी हो रही है, ठीक है, बलगम भी आता है, और बुखार भी होता है, मुझे सर्दी लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नमूनिया की इंडिकेशन करती हैं। और नमूनिया की भी हमारे पास जो है ना वो 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड, एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है, और एक वेंटिलेटर एक्वायर्ड होता है, ठीक है। उन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ है टिपिकल एटिपिकल के में, बट आप जनरली बस फीचर्स ये याद रखेंगे कि चेस्ट पेन होता है, ठीक है, सांस फूलता है, प्रोडक्टिव कफ होती हैं, फीवर, रिगर्स, चिल्स, ये वाले सारे सिम्टम होते हैं। चेस्ट एक्सरे पे हम नमूनिया को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट में जो है ना उन्होंने 2 तरह से लिखी हुई है मैनेजमेंट, कि अगर पेशेंट जो है वो 60 से कम ईयर्स का है, वो पहले से हेल्दी था, उसने कोई अभी एंटीबायोटिक कुछ महीनों में नहीं ली, तो आपने तब उनको मैक्रोलाइड्स दे देने हैं, एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर तो इनके कॉन्ट्रेरी चीज़ है कि पेशेंट 60 से ज़्यादा एज का है, को मॉर्बिड्स भी हैं उसको, और उस पिछले 3 महीनों में वो एंटीबायोटिक्स भी उसने ली हैं, तो फिर आपने ज़ाहिर है रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं वो दे देनी है उसको, ठीक है।
इसमें आपके पास लीवोफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन आ सकता है, या एक और थेरेपी वो बता रहे हैं कि आप मैक्रोलाइड्स और सेफेलोस्पोरिन्स को भी कंबाइन कर सकते हैं, या मैक्रोलाइड्स और पेनिसिलिन्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेस्ट पेन के जो डीडीज़ हमने पढ़े यहाँ तक, अभी हम रुकते हैं नमूनिया तक। ठीक है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू सो मच।